बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान कासिम आपको मैं बताने जा रहा हूँ इस टाइम इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1972 के इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1972 कैसे आया, कब आया और सेकंड मार्शल लॉ कब ख़त्म हुआ और इसके साथ साथ कौन से कॉन्स्टिट्यूशन जो से हैं उनको कॉपी किया गया गवर्नमेंट एक्ट 1935 को लेकर। और इसी तरीके से इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट की क्या पावर थी, वाइस प्रेसिडेंट की क्या पावर थी। और अगर हम इसी तरीके से बात करें तो हम प्रोविंशियल जो सा गवर्नमेंट की बात करेंगे, इसी तरीके से हम प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर की बात करेंगे, सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वक्त इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1972। आपको पता है जब सेकंड मार्शल लॉ ख़त्म हुआ तो उसी टाइम जो सा वो आपका इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन जो सा 1972 भी जो सा वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब आपको मैं बताऊं बात कि इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन असल में होता क्या है। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन जब कोई मुल्क के अंदर आर्जी निज़ाम चलाने के लिए कोई एक बेंच मार्क डिसाइड किया जाता है या कोई इस तरह का काम किया जाता है जिसके तहत जो है वो या कोई पॉइंट जो उनसे वो नोट कर लिए जाते हैं जिसके तहत मुल्क को चलाया जाता है। तो वो आर्जी तौर पर जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं उसको हम इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यानी कि सेकंड मार्शल लॉ जैसे ही ख़त्म हुआ तो एक आर्जी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसके तहत मुल्क को चलाया जाएगा और इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1972 कहा गया और कहा जाता है। अब याहिया खान ने मार्शल लॉ ख़त्म की कब की? 21 अप्रैल 1972 को। 21 अप्रैल 1972 को याहिया खान ने मार्शल लॉ को लिफ्टेड किया, उसको ख़त्म किया, उसको उठा लिया। जिस तरह वो उठाया तो उसी दिन 21 अप्रैल 1972 को आपका इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1972 इंट्रोड्यूस किया गया। अब 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दिया किसने किया? ये याहिया खान ने किया जब उसने मार्शल लॉ लगाई थी। इसी तरह से इंस्टीट्यूशनल इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने आपको बताया कि इसको अडोप्टेड किया गया 21 अप्रैल 1972 को। और अब मेन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से कवानीन जो से हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1972 को एज अ मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया गया और कानून बनाए गए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए। ये बड़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 1956 के कानून को भी कॉपी किया गया, 1962 के कानून को भी कॉपी किया गया, 1970 इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1972 उसको भी कॉपी किया गया, 1973 तक के कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्नमेंट का जो एक्ट था इंडिया एक्ट 1975 उसके तहत ये सारे कवानीन जो उनसे कॉपी किए गए उसको एज अ मॉडल जो है वो देखा गया। अब 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी कोई प्रोविजनल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन चलाया जा रहा था तो उसको भी यहीं से कॉपी किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। इसको इस्तेमाल किया गया एज अ मॉडल के तौर पर। ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। ये बात भी आपको पता है कि जो 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री था, 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रेसिडेंशियल था, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त जो चल रहा है वो जो है वो पार्लियामेंट्री है। अब साइलेंट फीचर क्या थे इसके अंदर? प्रेसिडेंट की क्या पावर थी, प्रेसिडेंट क्या कर सकता था? इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, ठीक है, और इसके अंदर जो प्रेसिडेंट था वो हेड ऑफ स्टेट भी था, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी था। यानी कि ये दोनों पावर इसके पास थी, हेड ऑफ स्टेट की भी और हेड ऑफ गवर्नमेंट की भी। अब इसकी एज की बात की जाए तो 40 साल की जो इसकी एज मुकर्रर की गई थी कि 40 साल का इसको होना चाहिए और नेशनल असम्बली से ये इलेक्टेड होना चाहिए। और प्रेसिडेंट जो है सबसे अहम चीज़ थी इसके अंदर कि इसको मुस्लिम भी होना चाहिए कि मुसलमान होगा तो ये एज अ प्रेसिडेंट बन सकता है। इसी तरीके से ये अपॉइंट कर सकता था आर्मी चीफ को, नेवी के चीफ को, ये आपके एयरफोर्स के चीफ को, यानी तीनों आर्म जो थी उन सब के चीफ को ये अपॉइंट कर सकता था। और प्रेसिडेंट जो है वो ही जो है बिल को पास कर सकता था, ठीक है। जो आपकी एक्टिव कैबिनेट थी वहाँ से नेशनल असम्बली से वहाँ से जब प्रोसेस शुरू होता था उसके बाद ये एंड पे पास होने के लिए प्रेसिडेंट के पास आता था। अब वाइस प्रेसिडेंट की भी सेम क्वालिफिकेशन थी जो आपकी प्रेसिडेंट की थी। इस तरह प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट थी ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी और इसके अंदर जो गवर्नर था, गवर्नर जो है वो सीएम को अपॉइंट करता था, ना सिर्फ
सीएम को अपॉइंट करता था, बल्कि मिनिस्ट्रियां भी जिनको देनी होती थी वो भी सारी की सारी पावर किसके पास थी? आपके गवर्नर के पास थी। ये दे आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। अब ये जिम्मेदार था गवर्नर आपकी सूबाई गवर्नमेंट के। अगर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की बात की जाए तो इट वाज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि एक हाउस था इसके अंदर। और प्रोविंशियल असेंबली कुड मेक लॉ फॉर देयर प्रोविंसेस। अब ये इख्तियारात भी दी गए थे कि कोई भी अगर कानून बनाना हो तो ये खुद बना सकते हैं। अगर सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात की जाए तो ये भी यूनिकैमरल था, यानी कि इसके अंदर एक ही हाउस था, वो था नेशनल असेंबली। और जुडिशरी के वही इख्तियारात थे जो 1962 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशरी को जो इख्तियारात दिए गए थे, वही इख्तियारात जो उनसे हैं वो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन 1972 के अंदर जुडिशरी के दिए गए थे। अब ये वो बातें हैं जो एक आम बंदे को नहीं पता, लेकिन ये आम बंदे तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। और ये सीएसएस के एग्ज़ाम्स के लिए, पीएमएस के एग्ज़ाम के लिए तो इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। और हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान के हमें तमाम हिस्ट्री के बारे में बताना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान हमारा है। और साथ साथ मैसेज एंड में देना चाहूँगा कि पाकिस्तान के ऊपर कोई भी मैली आंख से देखेगा तो पाक आर्मी के साथ ये सारी की सारी 25 करोड़ की आबादी, नौजवान, बच्चे, बूढ़े पाकिस्तान आर्मी के साथ शाना बिशाना करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।